नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक नेक्स्ट में। मैं हूं आपका दोस्त मुदित सिंह। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो सब्जेक्ट है उसकी हम आज से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए, इस टेस्ट सीरीज़ में भाग लीजिए। और दोस्तों हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर आपने ईमानदारी से हमारे इस टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लिया और अच्छे से इसका रिवीजन कर लिया दोस्तों, तो 90 से 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे अपने दम पे दोस्तों। तो बहुत सुनहरा अवसर है। सीटेट की परीक्षाएं आने वाली हैं या जो भी परीक्षा आने वाली है दोस्तों, इसमें विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया दोस्तों आजकल किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो हम लेके आए आपके लिए पर्यावरण पारिस्थितिकी के टेस्ट सीरीज़। तो दोस्तों आने वाले समय में आपके इसमें विज्ञान से संबंधित टेस्ट सीरीज शुरू होगी। जीएस का मटेरियल्स हम आपको देंगे। तो चलते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हम अपना टेस्ट सीरीज़ पर्यावरण पारिस्थितिकी का। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले आप इसको अपने सॉल्व करिए। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हों तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका उत्तर दें। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों रियो डी जनेरियो। इसका सही आंसर है रियो। दोस्तों रियो डी जनेरियो ब्राज़ील की राजधानी है। यहाँ पे जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है दोस्तों, इसका आयोजन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरियो में ब्राज़ील में आयोजित किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राज़ील में है। तो इसका मोटिव था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। उसके बाद आने वाले समय में कई सारे सम्मेलन होंगे, लेकिन पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों रियो डी जनेरियो में। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वो कई सारे यहाँ तक कि पीसीएस के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि पहले इसका जवाब अगर आपको आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और खुद से सॉल्व करें। अगर नहीं आता तो हम आपको भी बताते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं अपने उत्तर की तरफ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर और नई दिल्ली। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है दोस्तों नागपुर। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी नागपुर। इसका जो गठन किया गया था दोस्तों 1958 में किया गया था। 1958 में इसका गठन किया गया था। इसका गठन करने का शोध संस्थान, इसका गठन करने का मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये था कि पर्यावरण के क्षेत्र में जो अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग एवं शोध करने से दोस्तों। तो 1958 में इसका गठन किया गया था पर्यावरणीय शोध के उन कार्यों को अनुदेशन करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर। तो चलते हैं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 NEA से आशय है। यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों NEA का फुल फॉर्म, NEA का पूरा नाम। तो NEA का दोस्तों 4 ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं। नेशनल इंक्वायरी एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी और ऑप्शन नंबर डी है नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को आता है तो आप पहले खुद से सॉल्व करिए। तो दोस्तों आप ये मत भूलिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने ऑप्शन ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर नहीं भी आते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, प्लीज़ इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज़ आने वाले समय आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो दोस्तों NEA का पूरा नाम है, तो चलिए मैं बता दूँ, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी क्या होती है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण है दोस्तों। इसका पूरा नाम, यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण था, तो NEA के गठन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया गया दोस्तों। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया दोस्तों। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों में देखने के लिए दिए गए हैं जिसमें पर्यावरण की मंजूरी आवश्यक है। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी उसको किया गया था राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरणीय अधिनियम
1997 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि NEA का गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया 1997 में किया गया, ताकि पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत किया गया दोस्तों। इसमें अधिनियम ये था, किसके तहत था, 1986 पर्यावरण एवं संरक्षण अधिनियम 1986 माफ़ करेगा 1986 में किया गया था। इसके संरक्षण के तहत 1997 में इसका क्या दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसका गठन जो है एक संसदीय अधिनियम 1997 में किया गया। सिंपल सी कहने की बात ये है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इसका ऑप्शन आता है तो प्लीज़ सॉल्व करिए। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सिडनी, ऑप्शन डी टोक्यो। दोस्तों अगर आपको आता है तो आप लोग इसको अपने से सॉल्व करिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपने आंसर सेंड करिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है जिनेवा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, ऑप्शन नंबर ए जिनेवा। तो दोस्तों बताते हैं इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जिनेवा। मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन दोस्तों कराती है, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो चलते हैं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों UNEP बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपसे इसमें पूछा गया UNEP, तो UNEP का मुख्यालय दोस्तों पूछा गया। तो इसका दोस्तों इसका पूरा नाम जो है आपसे पूछा गया, UNEP का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP का दोस्तों फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, आप करिएगा UNEP। अगर इसका आपको फुल फॉर्म पूछा जाए दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय प्रोग्राम, इसका पूरा नाम है दोस्तों। तो दोस्तों इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ही पूछा जा चुका है। तो अगर आप लोगों को आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, चलिए हम बता दें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नैरोबी। इसका सही आंसर होगा नैरोबी, ऑप्शन नंबर सी नैरोबी। नैरोबी जो है दोस्तों वो केनिया की राजधानी है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और सब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड दिया होता है नहीं। यहाँ अक्सर लोग आके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको समझते हैं कि कौन सा संतुलन बनाए रखने में जैसे मदद करता है, नहीं को ध्यान नहीं देते हैं जल्दबाजी में। दोस्तों आप लोग ये गलती मत करिएगा। तो इसमें पूछा गया है आपसे, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वनों को काटना, ऑप्शन नंबर बी वनों का लगाना, ऑप्शन नंबर सी वर्षा जल का प्रबंधन, ऑप्शन नंबर डी जैव मंडल भंडार। तो आपके 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। आपको जो अगर सही आंसर आते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं आता तो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वनों को काटना। दोस्तों वनों का काटना कभी पर्यावरण संतुलन में आपका मददगार नहीं हो सकता। तो इसके 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ए वनों का काटना सही आंसर होगा इसमें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाकी सारे तीनों जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में ये तीनों मदद करते हैं, ये तीनों मदद करते हैं, सिर्फ ए ऑप्शन नहीं करता है। तो चलते हैं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, 4 ऑप्शन पर देखिएगा अपना। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी जानवर। आपसे 4 ऑप्शन पूछे हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जीवी घटक नहीं है। कौन सा क्या नहीं है, जीवी घटक, मतलब कौन सा दोस्तों जीवी घटक कौन सा आपका नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। आपका 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी जानवर। जिन मित्रों को अगर इसके आंसर आते होंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं भी आता है तो हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों वायु। वायु एक
अजीवी संगठक है दोस्तों, पर्यावरण का अजीवी संगठक है, इसमें जान नहीं होती है, ये जीवी संगठक नहीं है दोस्तों, संगठक नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम पोषण स्तर में आते हैं। दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन है प्रथम पोषण स्तर में आते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन से आते हैं आपको ये बताना है। तो आपका 4 ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शाकाहारी जंतु, ऑप्शन बी मांसाहारी जंतु, ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी जंतु, ऑप्शन डी हरित पादप। जिन दोस्तों को ये इसका सही उत्तर पता है दोस्तों वो अपने हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिनको नहीं आता है वो घबराएं ना, हम आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन आपका काम है दोस्तों कि इसको आप रिवाइज़ करते रहिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है क्वेश्चन। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरित पादप जो है प्रथम पोषक स्तर में आते हैं। हरित पादप जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं दोस्तों। प्रथम पोषक स्तर वो होते हैं जो भोजन बनाने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होते, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मानव जो है वो हरित पादपों पे या जानवरों पे डिपेंड होता है दोस्तों, इसलिए प्रथम पोषक स्तर में आते हैं दोस्तों हरित पादप। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और प्लीज़ हमारे चैनल पे आप रेगुलर विजिट करिए दोस्तों। आपका तो आज से हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज शुरू की है दोस्तों। आपका अपने आप को इवैल्यूएट करने का बहुत अच्छा मौका है दोस्तों को। जो नहीं भी आता है दोस्तों यहाँ आपको हम सिखाएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो एक चेन कौन सा पूछा जाता है कि दोनों में संयोजक कड़ी कौन सी, बिचौलिया कौन सा है। तो इसका सही आंसर 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए परजीवी, ऑप्शन नंबर बी वियोजक, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता उत्पादक, ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शन हैं। जिन मित्रों को इसके आंसर पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जिनको नहीं आता है दोस्तों उनको हम बताएंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको कोई घबराने की ज़रूरत। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने अपना उत्तर मार्क कर लिया होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम आपको बताते हैं दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्पादक इसका सही उत्तर है दोस्तों। क्योंकि उत्पादक जो होते हैं वो अजैविक और अजैविक संगठकों के बीच में आते हैं। उत्पादक जो होते हैं वो जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य में आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं दोस्तों। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ऑप्शन नंबर बी समुद्री अपतरण, ऑप्शन नंबर सी समुद्री अवृद्धबीजी, ऑप्शन नंबर डी जलीय ब्रायोफाइट्स। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। जिन मित्रों को उसका आंसर पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिनको नहीं पता है उनको अभी हम बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं दोस्तों वो समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले छोटे छोटे एक कोश के पौधे होते हैं दोस्तों, जो मछलियाँ और जीव जंतु इन्हें खा के अपना पेट भरते हैं। तो ये समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इन्हें समुद्र के नीचे गहराइयों में उगने के लिए बहुत ज़्यादा प्रकाश की जरूरत नहीं होती, बहुत हल्के प्रकाश में भी ये ग्रो कर जाते हैं। इसलिए ये समुद्र में जो दोस्तों जो है प्राथमिक उत्पादक का कार्य करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पारिस्थितिकी तंत्र में, माफ़ करिएगा दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में एक साइकिल बनी होती है, चक्रण प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन ए बी सी डी आपके ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर बी है जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर सी है भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन नंबर डी है भू रासायनिक चक्र। तो जिन दोस्तों को आंसर पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नहीं आता है तो हम आपको सही आंसर बताते हैं। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, आपका दोस्तों सही आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है हमारे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। क्वेश्चन ए बी सी डी
आपको सही आंसर चूज़ करना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है पादप संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी है बाघ परियोजना से, ऑप्शन नंबर सी है घड़ियाल परियोजना से, ऑप्शन नंबर डी है पादप प्रजनन से। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। जिन मित्रों को इसका आंसर पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो इसका आंसर हम बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पादप संरक्षण से। दोस्तों उत्तराखंड में ये आंदोलन शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन। लोगों ने पेड़ों से चिपक के वनों की कटाई को रोकने की कोशिश की थी। बहुत प्रसिद्ध आंदोलन दोस्तों। अभी हम आपको पर्यावरणीय आंदोलन पढ़ाएंगे दोस्तों, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पर्यावरणीय संकट माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष या पेड़ को पर्यावरणीय संकट माना जाता है दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए है बबूल, ऑप्शन नंबर बी है अमलताश, ऑप्शन नंबर सी है नीम, ऑप्शन नंबर डी है यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर डी। जिन दोस्तों को इसका आंसर पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिनको नहीं पता है दोस्तों उनको हम बताते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका सही आंसर है दोस्तों यूकेलिप्टस। चूँकि दोस्तों यूकेलिप्टस एक ऐसा पौधा है जो तराई क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। इसके जलग्राही क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, इसलिए ये जिन क्षेत्रों में ज़्यादा उगाया जाता है वहाँ जल स्तर की समस्या, जल संकट समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इसको पर्यावरणीय आतंकवादी भी कहा जाता है दोस्तों, पर्यावरणीय शत्रु भी कहा जाता है। इसको पर्यावरणीय संकट माना गया है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, माफ करिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आपके सामने सबसे आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको सही आंसर चुनना है। जिन मित्रों को पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जिनको नहीं पता है उनको हम बताते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों महासागर। महासागर जो होते हैं दोस्तों सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों माने जाते हैं ये। और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों, हर दूसरे तीसरे साल ये किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलता है। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ हमारे चैनल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करिए दोस्तों, हमेशा बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करिए और लाइक करिए। हम आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। 90% क्वेश्चन की गारंटी दोस्तों हम लेते हैं क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से हमारे टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व किया दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महासागर। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन CBCD दिए गए हैं दोस्तों। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, तो इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ABCD में, ऑप्शन नंबर ए है ग्रिनेल ने, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी है आपकी EP ओडम ने, ऑप्शन नंबर डी है CC पार्क ने। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। अब बताइए जिनको आता है, जिन मित्रों को अपने हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों पारिस्थितिकी जो नीचे है इसकी संकल्पना दोस्तों सबसे पहले दी थी जोसेफ ग्रिनेल ने दी थी। जो दोस्तों जोसेफ ग्रिनेल ने दी थी, किसने दी थी? आपको दी थी दोस्तों हमको जोसेफ ग्रिनेल ने। इनका नाम दोस्तों है जोसेफ ग्रिनेल। इन्होंने 1917 में दिया था दोस्तों, 1917 में इसको दिया था दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है और संभवतः आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। ये निम्न में से कौन सा किसी जल निकाय में घनत्व को दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सा टर्म किसी जल में जल निकाय में घनत्व को दर्शाती है? तो आपके पास सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ABCD। ऑप्शन नंबर ए है एकोक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी है हेलोक्लाइन, ऑप्शन नंबर डी है पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन नंबर डी है थर्मोक्लाइन। जिन दोस्तों को इसका आंसर पता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिनको नहीं पता है दोस्तों उनको हम बताते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जल घनत्व को दिखता है दोस्तों पिक्नोक्लाइन। और सही आंसर होगा इसका पिक्नोक्लाइन। ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन दोस्तों किसी जल निकाय में जल घनत्व को दर्शाती है, ठीक है दोस्तों। और हेलोक्लाइन जो है जल की लवणता को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेलोक्लाइन जल की लवणता से संबंधित है, जल की लवणता को दर्शाती है। पिक्नोक्लाइन जल घनत्व को दर्शाती है, और थर्मोक्लाइन जो है जल निकाय में किसी जल निकाय में जल की गहराई और उसके तापमान को दर्शाती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टेस्ट सीरीज़ के 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अपने अगले टेस्ट सीरीज़ में। कल शाम को आपको इसी समय आपको अपना दूसरा टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।
धन्यवाद दोस्तों।